तो देखिए, आज से एक नए सेक्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीपल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। पर्यावरण, लोग, विकास से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज से हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंप्यूटर का क्वेश्चंस मैं नहीं कराया हूँ, वो नहीं सेंड करूँगा। करूँगा, आज के लिए केवल क्षमा चाहता हूँ कि आज समय नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं कर भेजने से पहले मैं खुद भी तो कर लूँ। अरे मैं खुद भी तो सॉल्व करूँ, अगर सॉल्व ना करके भेज दूँ और नहीं आएगा तो बदनामी होगा कि नहीं होगा? सब हँसेंगे लोग कि अरे देखो इस बार नहीं रहे, खाली लफड़ा कर रहा है। तो बहुत दिन हो गया है सॉल्व किए हुए, तो एक बार जो है अपने से कर लूँ पहले, उसके बाद भेजूँगा ना। तो खैर, चलिए आज हम नया सेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है और आज का हेडिंग डाल दीजिए वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है? बायोस्फीयर, जो एक तरह से कहा जाए तो एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल जो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों में जीवन जो है सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है। जीवन, लाइफ, ये तो मालूम है ना? ये कौन आदमी है जिसका माइक खुला है? विवेक, उसको एक बार बंद करिए और फिर अगर खोल रहा है तो बाहर करिए उसे। आप ये सुनिश्चित करिए कि आपका वीडियो ऑन है और माइक जो है ऑफ है। विवेक, एक काम करिए, सारे पार्टिसिपेंट्स का वो जो माइक ऑन ऑफ कर दिया जाता है वैसे कर दीजिए, कोई अपने से ना खोल पाए। आज समझना ज्यादा है। विवेक, वो वाला काम कर दीजिए, हो जाएगा? जी सर, आपसे होगा सर, यहाँ से मेरे नहीं हो रहा है। यहाँ से नहीं हो रहा है तो मुझे रुक जाइए, करने दीजिए ना, तो ये तो परेशान करके फेंक देगा। तो क्या करें? अनम्यूट देमसेल्व्स को हटा दें। ठीक है विवेक, जी अब सर, बोल, आप बोल सकते हैं ना केवल? मैं बोल सकता हूँ और कोई? हाँ, ठीक है, जिनको आवश्यकता होगी हैंड रेज करिएगा और आपसे आपका केवल किया जाएगा। देखिए, लाइफ जो है, जीवन जो है, वो केवल और केवल अर्थ पर है। ये बात तो आपको मालूम है ना? ये कल्पना है कि कहीं एलियन होंगे जो हमें ढूंढ रहे होंगे, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये सब कल्पना है, अभी इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है और दूर दूर तक कोई संभावना अभी व्यक्त नहीं की जा सकती। जीवन जो जिसको कहेंगे जीवन, वो केवल और केवल पृथ्वी पर है। इस बात से सब सहमत होंगे, होना पड़ेगा। तो जो पृथ्वी है, ध्यान से समझिएगा, जो पृथ्वी है उस पर जीवन है। क्यों जीवन है भाई पृथ्वी पर? क्योंकि यहां 3 चीज पाया जाता है। पहला, जल। दूसरा, वायु। वायु मतलब एयर, वाटर। और तीसरा, लैंड, भूमि। ठीक है ना, भूमि। ये तीनों चीज इस पृथ्वी पर पाया जाता है। इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन है। जीवन की संकल्पना वही की जा सकती है, जीवन का वही लाइफ हो सकता है जहां पर ये तीनों अवेलेबल हो। और पृथ्वी पर ये तीनों अवेलेबल है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। कहिए कि सर चांद पर नहीं है, तो देखिए नहीं है। लैंड तो है चांद पर, एयर का भी उपाय हो सकता है, लेकिन जल नहीं है, वहां वाटर नहीं है। दूसरे ग्रहों पर जिन पर संभावना व्यक्त किया जाता है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि वाटर है कि नहीं है पूरी तरह। तो जहां नहीं है वहां जीवन नहीं है।
लेकिन चलिए ये बात तो आप समझ गए कि पृथ्वी पर क्यों जीवन है, क्योंकि यहाँ और जहां पर तीनों का संयोजन होता है, जहां पर तीनों मिल जाता है, यानी कि क्या क्या, जल, वायु और स्थल, वहीं पर जहां पर तीनों मिल गया उसी जगह को जैव मंडल कहेंगे, जैव मंडल। यानी यहां जीवों का स्थान है। मंडल मतलब एक तरह से कहिए कि वो जगह, वो स्थान, वो रहने की जगह। तो जहां पर जिस भी ग्रह पर ये तीनों अवेलेबल है, उस ग्रह को, उस जगह को जैव मंडल कहते हैं, क्योंकि वहां जीवन है। इसीलिए जीवन है तो जैव मंडल, बायोस्फीयर कह देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां जीवन है। अब एक बात समझिए, वायुमंडल, वायुमंडल कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये जो अभी मैं नोट किया हूं इसको जैसे बनाया हूं आप भी बना लीजिए। आज की क्लास जो होगी उससे 4-5 7-8 प्रश्न ऐसे हम, मतलब 10-12 प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे जिसकी एकदम प्रबल संभावना है कि एग्जाम में आएगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा, प्रबल संभावना है कि एग्जाम में आएगा। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं अंत तक रहिएगा, उसके बाद बात करिएगा। देखिए ये पृथ्वी है, थोड़ा सा लमलोल बन गया, हालांकि लमलोले है पृथ्वी, उतना गोल नहीं। देखिए, तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो सीधी किसी बात कि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, वायु का आवरण है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये। ओहो, हाँ? अरे ये बिना, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, लेकिन इसके चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, ये जो गैसों का आवरण है, इसको वायुमंडल कहते हैं। लिख लीजिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण, वायु मतलब गैस, हवा, हवा का जो भंडार है, उस भंडार के कारण ही उसे वायु का मंडल कहा जाता है। जैसे कि जहां जीव रहते हैं उसे जीव मंडल, तो जहां वायु है उसे वायुमंडल। स्पष्ट है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं? ठीक है। ये कौन चला रहा है? किरण चौहान, आप मेरे स्क्रीन पर क्यों चला रही हैं? ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। क्लियर है, स्पष्ट है? देखिए उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस कि आखिर वायु तो है, वायु है यानी गैस है, तो कौन सी गैस कितनी मात्रा में है? याद कर लीजिएगा, एक अपने आप में एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाने जा रहा हूं यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वायुमंडल में यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा 78% है। ध्यान रखिए, 100% में अगर 100% वायु है, 100 अगर वायु है तो 78% नाइट्रोजन गैस है। पहला नंबर। तो एक सवाल यहीं से हो गया कि इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस, सबसे ज्यादा कौन सा वायु? तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। देखिए 78 से कभी कभी 78.8% भी लिखता है, तो कोई बात नहीं, राउंड फिगर में मैंने बताया 78%, और एग्जैक्टली मापा गया है तो 78.8%। देखिए ये सब पर्यावरण की चीजें हैं, ब्रह्मांड की चीजें हैं, एग्जैक्ट फिक्स कुछ नहीं होता है।
हल्का फुल्का तो राउंड फिगर में 78% किताबों में मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत हमारे पर्यावरण में लगभग 21% है। 20% कहीं कहीं देता है, 20% से 21% के बीच है। 20 से 21%। इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन क्या जिसको हम सांस ले रहे हैं, 20 से 21%। तीसरा, उसके बाद ऑर्गन नाम का जो गैस है, ऑर्गन, वो 1% से कम, और उसके लिए 0.93%। उसके बाद CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो है ना बहुत कम मात्रा में 0.03% के आसपास में है। जानते हैं ये दोनों गैसों को निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैस। क्यों? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखिए ना, ये बहुत कम मात्रा में है तो निष्क्रिय है, बहुत कम में है इसलिए निष्क्रिय है, मतलब ज्यादा नहीं है। तो जो चीज ज्यादा नहीं है उसको निष्क्रियता मतलब बहुत कम है, तो इसलिए ऑर्गन को कहेगा कि निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो हाँ, बात आई समझ में मैं जो कह रहा हूं? बताएं, विवेक बोलिए। जी सर। रुक ऑर्गन जाइए। ऑक्टेट फैमिली में। हैं? ऑर्गन का ऑक्टेट पूरा है इसलिए वो निष्क्रिय गैस। रुक जाइए, थोड़ा सा अनम्यूट देमसेल्व्स कर लूं। जी, अब किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। इतनी बात समझ में आई? किसी को जी कुछ सर, आ बोलना? रही है, आ रही हाँ, है। बहुत। और भी किसी को कुछ बोलना है, बात करनी है मेरे से, या कुछ आप आपत्ति हैं, नाराज हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं जो बता रहे हो गलत है, जो बता रहे सर हैं वो ये है? वो जो बताए थे जैव मंडल, जल, वायु, उसका जो संरचना बनाए थे वो एक बार स्क्रीन में शेयर कीजिए ना, हमने नहीं बनाया। तो आप खुद से बना लीजिए ना, वो तो समझाने के लिए बनाया था। मुख्य बता बात तो ये, मुख्य दिखा बात तो ये दीजिए, है ना। अब तो मिटा दिया, अब कैसे दिखाऊं, फिर से बना दूं? बना दीजिए सर। अरे कुछ अपने से भी लिख लीजिए। चलिए ये मिटा दूं, ये जो लिखा है ये हाँ स्टैटिक्स ये, मिटा दूं? हाँ हाँ ये सब मिटा दीजिए सर। मैंने ऐसे ही बनाया था कि देखिए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये जल है, ये वायु है, ये जल है, वायु है, उसके बाद ये स्थल है। जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। तब ये तीनों का जहां संयोजन होता है उसको जीव मंडल। यही तो कहा था मैं। इतना, इतनी सी बात आपको समझाने के लिए कहा था बस, और कोई बात नहीं है। क्लियर है? स्पष्ट है? आगे बढ़ जाएं? बोलिए। अरे आप जी बोलिए, अब सर, आप लोग। जी सर आगे बढ़िए। हम्म। तो अब एक बात बताइए, सवाल नंबर 1, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। 78%। और सबसे कम? सर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03 निष्क्रिय गैस। एक बात बताएं, एक बात बताइए आप पहले, उसके बाद हम बताएंगे। ये जो कार्बन है ये तो हमारी गतिविधियों से बनता है, हम उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे भारी गैस होता है। भारी गैस, सबसे भारी। और जो चीज सबसे भारी होगा
वो बताइए कि नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? जो चीज सबसे भारी नीचे होगा रहेगा। कि वो सर नीचे 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 सोच के देखिए कि जो चीज सबसे भारी है वो पृथ्वी के ज्यादा करीब रहेगा कि ज्यादा ऊपर रहेगा? बताएं। करीब रहेगा। करीब सर रहेगा ना? करीब एक बात बताइए, जो चीज सबसे भारी रहेगा वो सूर्य का प्रकाश कम अवशोषित करेगा कि ज्यादा अवशोषित करेगा? कम करेगा। ज्यादा कैसे कम करेगा भाई? ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा। जो चीज सबसे भारी रहेगा वो सूर्य प्रकाश ज्यादा अवशोषित करेगा ना? करेगा कि नहीं बताएं? हाँ। तो एक बात बताइए कि गर्मी फैलाने में सबसे ज्यादा रोल किसका होगा, ज्यादा गर्म सर करने में? कार्बन डाइऑक्साइड का। सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात बताइए, फिर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है क्या? कमाल हो गया, आप ही लोग सब बताने लगे। आप ही लोगों ने बताया कि मैं बताया कि सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सबसे भारी है वो सूर्य प्रकाश ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, वो पृथ्वी की सतह पर रहेगा, और जब पृथ्वी की सतह पर रहेगा तो गर्मी ज्यादा करेगा। तो जब गर्मी ज्यादा करेगा तो वायुमंडल को सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पहुंचाएगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। और जब हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है यानी कि वायु जीवों के लिए है, इसका मतलब ये है कि वह ग्रीन हाउस जो गैस है सबसे ज्यादा उसमें वो ग्रीन हाउस प्रभाव में यानी वायुमंडल के लिए एक तरह से वो खतरा करेगा। ये बात आप लॉजिकली सोच पा रहे हैं कि नहीं? बताएं, सोच पा रहे हैं? जी सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब कुछ और, अब सॉरी, अनम्यूट देमसेल्व्स को हटा देता हूं। अब कुछ देर तक फिर आप नहीं बोलेंगे, अब कुछ देर तक सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। हम आज वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं। वायु है तो कुछ परतें हैं। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। मुख्य रूप से हम 5 परतों के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ जानेंगे भी। ये है पृथ्वी। जरा रुक जाइए, थोड़ा सा बढ़िया से बनाने दीजिए मुझे। मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम परत बांट रहे हैं। दिखाई दिया? ये परत बांट रहे हैं। ये है सतह। ये पृथ्वी का क्या है? सतह है, ऊपरी हिस्सा। तो 0 से लेकर के, यानी यहां विषुवत रेखा है, मध्य यही है ना, भूमध्य रेखा यही है, भूमध्य रेखा। अब देखिए, तो पृथ्वी के सतह से लेकर के 18 किलोमीटर तक का जो आवरण होता है, 18 किलोमीटर से, 0 से लेकर के, यहां 0 है और ये 18 है, तो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 18 किलोमीटर का जो वातावरण होता है उसको कौन सा लेयर बोलते हैं, जो सतह पर होता है? बताएगा कोई? कैसे बताएगा? वो तो हम माइक ऑफ करने हमें ये कर दिया हूं। तो जो सबसे निचला परत होता है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल लिख लीजिए, क्षोभ मंडल, इंग्लिश में जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल तो पृथ्वी के सबसे निचले जो है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर।
और अब ट्रोपोस्फियर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। देखिए यहां पर इस जगह पर हम ट्रोपोस्फियर के बारे में कुछ लॉजिकली पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, जब ये सबसे नीचे हैं तो CO2 इसी में ना मिलेगा? ऐसे मुड़ी हिला दीजिए, हम समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, CO2 इसी में मिलता है, लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे हैं। पहली बात लिख लीजिए, मौसम से रिलेटेड घटनाएं, मौसम से रिलेटेड बारिश, आंधी, तूफान वगैरह जो भी होगा ना, सब इसी में होता है। वो 0 से 18 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ होता है। उसके ऊपर जाइएगा तो ना बारिश होती है, ना आंधी चलती है, ना तूफान आता है, कुछ नहीं। जितनी मौसम से संबंधित घटनाएं होगी ना, वो यहीं पर होता है। इसका भी कारण क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पर CO2 है, धूल कण है, बादल बनते हैं, और जब बादल बनेंगे तो बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी होगी, आंधी हवाएं तेज चलेगी। यहाँ पर तापमान जो है बढ़ता घटता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश जो है एक समान नहीं रहता है। जहां सूर्य प्रकाश एक समान है वहां पर मौसम के संबंधित कोई हलचल नहीं ज्यादा। जहां कम होगा, ज्यादा होगा, वहां ना होगा घटना। तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो इसी 0 से लेकर 18 किलोमीटर के अंदर ही होती है। क्या ये बात मैं समझा पाया? बोलिए, मुड़े हिलाइए। बहुत बढ़िया। 2 ही 3 लोग तो मुझे दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। निक्की दिख रही हैं, नीलिमा का पंखा खूब बढ़िया से दिख रहा है, अभिषेक दिख रहे हैं, और शिवांगी सक्सेना दिख रही है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर। रुकिए, हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं तो और लोग दिखाई देंगे। अब प्रिया दिखाई दे रही हैं, अब अमरजीत दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो भाई आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुड़ी हिलाइएगा। चलिए, मौसम से रिलेटेड यहाँ सारी घटनाएं होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश, तापमान बदलता रहता है। अब एक बात बताइए, ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा ना, पृथ्वी से ऊपर की तरफ, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ऊंचाई कम होगी। तो कहिए कि सर ये तो उल्टा बोलने लगे, सूरज ऊपर है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा और ज्यादा तेज तापमान होना चाहिए ना, ये उल्टा क्यों हो रहा है? जी बबुआ, ऊपर जाइएगा जितना ना, उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि CO2 जो है नीचे है, सतह पर है। कार्बन जो है वो नीचे है, धूल कण नीचे है। पृथ्वी, सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है इसमें। धूल कण है, बादल है, बारिश है, सब कुछ है। इसलिए जितना ऊपर जाइए तापमान कम होता जाएगा, और जितना नीचे जाइए तापमान बढ़ता जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 18 से दूसरा जो मंडल होता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप बोले तो सम माने बराबर, सम का मतलब बराबर, और ताप मतलब टेम्परेचर। जिस मंडल में, जिस स्फीयर में, जिस लेयर में मौसम एकदम एक समान रहे, जहां सूर्य प्रकाश हमेशा एक समान, तापमान हमेशा एक समान रहे, उस मंडल को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है।
और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। मुझे लगता है कि ये वाली बात आप लोग लिख लिए हैं, अतः मैं इसको मिटाने की स्थिति में हूं। अब जब कहां से कहां तक समताप मंडल, 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक। देखिए एक बात और, कोई 15 से कहेगा ना तो जिद मत करिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड है, कोई एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि एकदम यहाँ के बाद से जो है ना, यहाँ के बाद से दुश्मनवा का जमीन चालू हो जाता है, वो वाला बात नहीं है। यहाँ के बाद फला का, माने यहाँ के बाद जो है ना मेरी जमीन, और यहाँ के बाद स्वाति की जमीन, और उसके बाद रोमन की जमीन, उसके बाद अनु की जमीन। ये ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, 1-2 किलोमीटर के फासला जो है वो ये नहीं है। तो 18 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट 15 से ही मिलने लगता है समान टेम्परेचर, इसलिए उसको समताप मंडल कहते हैं। तो आइए अब समताप मंडल के बारे में कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहली बात, हवाई जहाज जितने भी एरोप्लेन्स है वो इसी मंडल में उड़ाया जाता है, वायुमंडल के इसी परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। क्यों बबुआ, काहे हवाई जहाज काहे इसमें उड़ावल जाला? एह से कि बहुत अनुकूल है उड़ाने के लिए, ज्यादा मतलब एक समान टेम्परेचर रहेगा, वहां पर मौसम संबंधी घटनाएं कुछ भी नहीं होती है। ये भी बात लिखिए, समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, आंधी तूफान बिजली कड़कना बारिश वारिश होना एकदम नहीं होती है। तो जहां ये सब नहीं होगा वहीं पर ना हवाई जहाज बढ़िया से चलेगा। मान लीजिए कि उड़ा रहे हैं, आगे बादल आ गया, आगे अंधेरा आ गया, तो लड़ के गिर जाएंगे, 2 हवाई जहाज आपस में लड़ जाएगी, भयंकर वो ये होगा, लड़ाई मारा मारी पायलट का हो जाएगा, कहेगा हम रास्ता नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे, ये सब होगा। तो सोचिए, सबसे अनुकूल वही जगह होगा ना जहां पर मौसम एक समान। अच्छा ठीक है, बीरेन जी बोल रहे हैं लाइट नहीं है, इन्वर्टर ऑफ हो गया। तो बीरेन जी को ये चलेगा, आप वीडियो ऑफ करेंगे तो कोई बात नहीं, बाकी और किसी को नहीं चलेगा। बीरेन जी वीडियो ऑफ रख सकती हैं, अनंता वीडियो ऑफ रख सकती हैं, बाकी तो और कोई नहीं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अगर सवाल पूछेगा कि वायुयान के उड़ान के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, तो आपका उत्तर होगा कि समताप मंडल, जहां पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। चलिए, तो हो गया, बात समझ गए। आगे देखते हैं। अब अगला मंडल है, अच्छा इसको मैं मिटा दूं, मुड़े हिलाइए जरा लोग इन सब चीजों को, ठीक है, ताकि मिटा देने पर हमें जगह मिल जाएगा लिखने का। मिटा दिया, अब जगह मिल गया लिखने की। जो तीसरा मंडल है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, अब तीसरा मंडल जो है उसको कहते हैं मध्य मंडल, उसको कहते हैं मध्य मंडल। और मध्य मंडल को अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहते हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। मुझे अंग्रेजी वाला थोड़ा, मैं हिंदी वाला याद किया था, तो मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। और ये कहां से कहां तक, मेसोस्फीयर कहां से कहां तक, 50 से लेकर के और 80 किलोमीटर तक ऊपर, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक ऊपर है, ये मध्य है। अच्छा कहिए कि मध्य क्यों बोला जाता है इसको?
मध्य ही क्यों बोले? तो जानते हैं बबुआ मध्य काहे बोला जाता है? क्योंकि ये मध्य में पड़ता है, ये मध्य है और इसके ऊपर दूगो है और इसके नीचे दूगो है। देखिए याद करना कितना आसान हो गया। पहला है, पहला जो है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, पहला को कहते हैं। देखिए बार बार मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये पूछता भी है, इसका सीक्वेंस पूछ देता है एग्जाम में कि आप वायुमंडल के परतों को सजाइए, तो एकदम रट जाना है आज कि कौन परत सबसे नीचे, कौन परत सबसे ऊपर, सीक्वेंस क्या है। तो पहला जो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे निचला परत। दूसरा जो है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। यह 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई है, वहां जो वायु है, वहां जो गैस है, उसमें पाया जाता है मध्य मंडल, बीचों बीच। और एक बात यहीं पर मैं समझाने जा रहा हूं, समताप मंडल, समताप मंडल, ध्यान रखिए। और दूसरा क्या था, नीचे वाला क्या था, ट्रोपोस्फेयर। यानी ट्रोपोस्फेयर का ऊपरी हिस्सा और समताप मंडल का निचली हिस्सा, नॉट निचली हिस्सा, ऐसा करते हैं ना, समताप मंडल का निचला हिस्सा और मध्य मंडल का भी निचला हिस्सा, इन्हीं जगहों पर रहता है ओजोन परत, ओजोन परत। और ये लगभग 30 किलोमीटर का ऊंचाई का एक परत है, 30 किलोमीटर ऊंचाई मोटाई का एक परत है। इसलिए इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? समताप मंडल के ऊपरी हिस्सा में, नॉट नीचे। 15 किलोमीटर से शुरू हो जाता है और मध्य मंडल के निचले हिस्सा तक, यानी जो 30 किलोमीटर का जो ये मोटाई है, इसी में ओजोन गैस पाया जाता है, O3 जिसको कहते हैं, O3 गैस। इस बात को नोट करिए। कहां कहां से? समताप मंडल से शुरू होता है, मध्य मंडल के नीचे की तरफ, यानी ये जो हिस्सा है लगभग 30 किलोमीटर की मोटाई का एक परत यहां पर है और उस परत को ओजोन परत कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। और ये ओजोन परत, ध्यान से समझिए, ये ओजोन परत बना लीजिएगा फिगर अपनी, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरण को ऊपर ही अवशोषित कर लेती है, छान करके आपको जमीन पर भेजती है। तो सूर्य से आने वाली, लिखिए, ओजोन परत, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जहरीली किरणें, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर पृथ्वी तक भेजती है, मतलब उसको छान लेती है। नहीं, ये लिख लीजिएगा, ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर हम लोग, ध्यान रखिए, ये हमारे जीवन के लिए ओजोन परत बहुत ही जरूरी है। अगर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ने लगे ना, तो आपको बहुत सारा रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, आप जीवित नहीं, पशु पंछी पेड़ पौधे के अनुकूल नहीं है। इसलिए वो मोटाई जो है 30 किलोमीटर का, वो मोटाई क्या है? वायुमंडल का एक परत है, जो कहां से शुरू होता है? नीचे से समताप मंडल, यानी 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 35 किलोमीटर तक, लगभग 40-45 किलोमीटर तक
एक 30 किलोमीटर की मोटाई का एक परत है वायु का, उसी को ओजोन लेयर कहते हैं। और यह ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को अवशोषित करती है, उसको छान देती है और तब पृथ्वी तक भेजती है, जिससे हम सूर्य प्रकाश को मतलब एक अच्छी स्थिति में ले पाते हैं। अगर ओजोन ना रहे ना तो सूर्य प्रकाश से जर जाइएगा, मर जाइएगा, चमड़ा उमड़ा सब झुलस जाएगा, कैंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान से समझिए, मनुष्य इतना अवशोषित करता है वायुमंडल को, इतना ज्यादा यूज कर रहा है। चलिए पहले मिटा दूं, अभी ओजोन के बारे में बात कर ले जरा, ओजोन परत के बारे में। जब बात यहीं निकल गई तो यहीं पर कर लेते हैं। 30 किलोमीटर का एक आवरण है, गैस है ये। पृथ्वी पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिखिए इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों चीजों के मिश्रण से इसको नुकसान होता है। CFC गैस जो हम पृथ्वी पर बनाते हैं, ये सीधे वायुमंडल में जाकर के ओजोन परत को पतला बनाता है, क्षरण करता है। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछेगा कि ओजोन परत के क्षरण में कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो क्या लिखेंगे? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कहेगा कि ये कहां से निकलता है, पृथ्वी पर आखिर ये कहां से निकलता है? तो जैसे फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर जो है ना, उसमें जो गैस भरा जाता है ना, उससे निकलता है। फोम वाली कंपनी फोम बनाती है, उससे निकलता है। जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं उससे निकलता है। एसी ओसी जितना चला रहे हैं ना, वहां से निकल रहा है और सीधे जाके वायुमंडल के परत को, जो ओजोन परत है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये बात संभावना, हाँ जी बताएं जरा, रुक जाइए। रोमन पूछी हैं, रोमन ये पूछने के लिए बताएं, बोलिए रोमन, बोलिए बोलिए बोलिए। माइक ऑन करके ना बोलिएगा, माइक ऑन करके बोलिएगा ना रोमन। कोई बात नहीं, रोमन कह रही कि ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई कुछ बोलना चाहता है? हाथ उठाइए। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। म्यूट था सर। ये हाँ। बोल रहे थे फिर से बताइए कहाँ से निकलती है करके। क्या कर रही हैं रोमन आप? मतलब फिर से, ये जब भी आप पूछती है ना, तब आप ये सवाल पूछती है कि जरा फिर से बताइए क्या बोले थे, कहाँ हैं आप? सर यही हूँ, लेकिन आप जब बोलते हैं ना तो एकदम फ्लो में बोलते जाते हैं, हम फिर लिख नहीं पाते हैं, छूट जाता है हमारा। छोड़ दीजिए, लिख नहीं पाती हैं तो। नहीं सर, थोड़ा सा विराम दीजिए सर, एकदम से करेंगे तो कहाँ हो पाएगा। लिखिए रेफ्रिजरेटर से, यानी कि जो फ्रिज वगैरह है, एसी कूलर, ये सब जो आप गैस जो उसमें यूज होता है ठंडा करने के लिए, प्रशीतक जो यूज होता है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? तो बताइए ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? क्लोरोकार्बन, CFC। ये बार बार पूछता है। लेकिन देखिए, मनुष्य जो है, इस मनुष्य को तो इस बात की चिंता है ही कि भाई मान लीजिए कि वो पतला हो जाएगा और मुझे नहीं लेकिन हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक होगा, तो हमें कुछ करना चाहिए ना। सब मनुष्य सोचता है। सर उन्होंने मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल चलाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर के एक संधि हुई, उस संधि का नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। माने उसमें हम इस बात पर जोर दिए कि ओजोन परत जो है उसका संरक्षण किया जाए, और इसीलिए प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष, लिखिए इसको, 16 सितंबर को, प्रतिवर्ष 16 सितंबर, हाँ 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन दिवस, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। विश्व के सभी देश मिल करके ये प्रतिज्ञा लिए थे, प्रण किए थे कि हम अपने यहाँ CFC का उत्सर्जन कम करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। निक्की इधर देखिए, उसी दिन, लेकिन सर आज के समय में तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, एसी हर घर में इतने ज्यादा हैं, तो कहाँ हम देखिए कम कर रहे हैं। देखिए कुछ चीजें होती है ना पढ़ने ओढ़ने के लिए किताबों में, हम लोग को तो एग्जाम में लगाना है, फिर भी बहुत रोक है। मनुष्य का बस चले तो उसे पूरा अपना कमरा माइनस में टेम्परेचर में करके 5 गो कमर ओढ़ के सूतेगा। इसीलिए तो कर दिया गया कि 16 डिग्री से नीचे नहीं ले जाना है, ज्यादा कूल करेंगे तो ज्यादा खर्च होगा। तो कोई भी एसी जो है वो आपको 16 डिग्री से ज्यादा नीचे कर पाएगा क्या? अब तो सर 24 डिग्री वाला हाँ किया जा रहा है। 24 वाला हो गया कि 16 से भी ज्यादा रखो, 24 करो। अगर इसको छूट दे दिया जाए ना तो सही में अपने कमरवा को जो है ना, अपने रूम को बनाएगा सब माइनस में, कमर ओढ़ेगा, कमर ओढ़ के दिन भर सूतेगा, तो ज्यादा खपत होगा, तो ज्यादा खपत होगा तो ज्यादा नुकसान होगा। सुविधा भोगी मनुष्य एकदम बनते जा रहा है, सुविधा भोगी। एक ताला पर भी जाना है तो लिफ्ट से चलो, एक ताला पर जाना है लिफ्ट से चलो, लिफ्टवा से जल्दी पैदल दौड़ के चल जीबा 1 ताला पर, 2 ताला, 3 ताला पर, 4 ताला पर, लेकिन कैसे जाएगा सब? लिफ्ट से जाएगा। क्यों क्यों जाएगा? सुविधा भोगी है ना, खट से ऊपर चढ़ो, खट से नीचे आओ, सीढ़ी का उपयोग कम करो। सर हाँ सर ये कहें कि जो ये ओजोन परत जो आप लेयर के बारे में बताए हैं, इसमें ये भी पूछ सकता है कि किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो इसमें क्या समताप मंडल होगा ना? समताप मंडल के निचले हिस्से से मध्य मंडल तक 30 किलोमीटर तक है। हाँ मध्य मंडल का भी निचला स्तर तक है, हाँ है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, माने तो 15 समतापित मंडल में आ गया ना। दोनों में। मैं कहा ना कि कोई फिक्स नहीं है, लेकिन समताप मंडल, जैसे समताप मंडल कहाँ से शुरू होता है? 18 किलोमीटर से शुरू होता है ना। हाँ 18 से 50 तक। तो ये जो है ना 15 से शुरू हो जाता है ओजोन मिलना, और ये 45 तक मिलता है लगभग। तो देखिए तो 50 से नीचे हो गया और 18 से भी नीचे हो गया, तो ये इसको, इसीलिए तो इसको ओजोन मंडल कह दिया गया। चलिए चलिए ठीक है, अब हम इसको चलते हैं अब आगे। जो अगला हमारा है, ओजोन के बारे में समझ गया ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को। कहाँ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी दिन हम संरक्षित करने के लिए जी सर साइन किए थे, मतलब एक संधि हुआ था। बाद में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है, जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए पहला मंडल क्या था जरा आप कैसे बताइएगा? पहला मंडल क्षोभ मंडल, पहला मंडल क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। ये कहां से कहां तक मध्य? 50 से 80। चौथा आयन मंडल, देखिए आयन मंडल, आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर ही होगा ना, हाँ आइनोस्फीयर। आयन मंडल ये कहां से? 80 से लेकर के लगभग 640 किलोमीटर तक ज्यादा मात्रा में यहाँ आयन गैस है। आयनिक कण यहाँ ज्यादा है, आयनिक कण यहाँ पर ज्यादा है,
इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, जो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक के जो चीजें हैं, जो परत है, वहां तक ये देखा जाता है। अब चलिए आयन मंडल्स के बाद अभी एक चीज पढ़ लेते हैं, पांचवा जो इसके ऊपर भी है उसको कहते हैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, ये एक्सफीयर 640 से लेकर के ऊपर तक, माने इसके लिए ऊपरी हिस्सा निर्धारित नहीं है। 640 के ऊपर जो भी है वो बाहरी है, मतलब बाहर है, इसलिए उसको बहिर्मंडल कहा गया। 640 से ऊपर जो है उसको बहिर्मंडल कह दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सबसे बाहर है, सबसे बाहर है। क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलिए, रुक जाइए, अनम्यूट देमसेल्व्स। बोलिए, अब जरा माइक ऑन करके बोलिए। जी सर। सर थोड़ा सा ना आयन मंडल के बारे में और हाँ, थोड़ा और सा रुक, आयर मंडल के बारे में और थोड़ा सा बहिर्मंडल के बारे में, ये दोनों के बारे में बताना है मुझे याद है। सबसे पहले आंख बंद करिए और पांचों को क्रम याद करिए। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नीचे सब इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में याद करिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब सबका किलोमीटर याद करिए। पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, 640 के ऊपर बहिर्मंडल। क्लियर है? स्पष्ट है? सब याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? जी सर, याद हो गया, बिल्कुल रट गया। चलिए जरा बताएं, नीलिमा बताइए फटाफट, सबका क्रम बताइए। सर, पहला ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बहुत बढ़िया। अब अगर चलिए, अब दोनों हम अभी पूछेंगे फिर से, जरा फिर अभी कुछ आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। ये है आयन और ये है बाह्य। आयन कहां से कहां तक? 80 से 640 और ये 640 से ऊपर। देखिए आयन मंडल जो है, यानी ये वाला जो मंडल है, इसमें आयनिक कण ज्यादा मिलते हैं। आयनिक कण, जो कोई भी रेडियो तरंग, कोई भी तरंग जाता है ऊपर ना, तो उसको वहीं से लौटा देता है। तो अब एक सवाल लिखिए, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देना, यानी रेडियो तरंग ऊपर जाती है, कोई तरंग जा रही है और उसको तुरंत वहीं से बाहर फेंक देना, लौटा देना। यहां से कोई पृथ्वी की सतह से कोई तरंग जाएगा ना, तो यहां से लौट जाता है, ये नहीं जा पाता है। यहां से कोई तरंग जाएगा तो ये वहां से तुरंत लौटा देगा। तो अगर सवाल ये पूछेगा कि किस सतह में तरंग किस सतह से टकरा कर वापस आ जाता है, तो आयन मंडल से, ये उसके ऊपर नहीं जा पाता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस मंडल के जो तापमान होता है वो लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100, इससे ऊपर ही, कम नहीं, 100 डिग्री।
आयन मंडल, यहाँ देखिए आयन मंडल ये है आयन मंडल, तो इधर से ही तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने लगता है। तो अगर पूछेगा कि हाँ सर ये जो 100 डिग्री जो ये है टेम्परेचर, तो क्या ये मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच का टेम्परेचर है? मध्य मंडल और आयन मंडल, मध्य मंडल के ऊपरी हिस्सा और ये जो है आयन मंडल के निचले, यहाँ का तापमान बीच का बोल सकते हैं ना, बीच का हाँ बीच का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक बात, यहां से दो सवाल। रेडियो तरंगे वापस कहां से आ जाती है? रेडियो तरंगे वापस कहां से आ जाती है? आयन मंडल से। आयन मंडल से। अब देखिए, अब रहा पांचवा जो मंडल, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जी बताएं। सर एक क्वेश्चन इसी से आता है कि कम्युनिकेशन किस स्फीयर की वजह से संभव हो पा रहा है, तो वो भी शायद आयोनोस्फीयर से ही। हाँ, क्योंकि देखिए तरंग जा करके वापस आता है ना जी, तो ये इसीलिए हो पाता है। सर कृत्रिम उपग्रह वगैरह भी इसी में चक्कर लगाते हैं। ना 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 ना, उपग्रह इसमें नहीं लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह बाह्य मंडल में लगाते हैं। बाह्य मंडल में लगाते हैं ना, बाह्य मंडल में लगाते हैं। उपग्रह जो है, जो छोड़ा जाता है, वो यहाँ बाह्य मंडल में छोड़ा जाता है। और सुनिए, उपग्रह जो छोड़ा जाता है वो 36,000 किलोमीटर से लेकर 7,000 से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक के बीच। अगर ध्रुव पर कोई जानकारी चाहिए आपको तो उसके लिए 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। और अगर आपको विषुवत रेखा पर कुछ जानकारी पृथ्वी पर चाहिए तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर के करीब छोड़ा जाता है। जी बताएं, सजल मंडल हाथ उठा रहे हैं, कहिए। सर मेरा एक दो प्रश्न है। पहले बोलिए। आपने कहा है 0 से 17/18 तक, उसके बाद 15 से 80, मतलब उसके बाद 300 460, उसके बाद 100 मीटर में कोई मंडल नहीं आता क्या? नहीं, किधर? हाँ वही पूछना था। आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल आ जाता है। नहीं, मैंने भी पढ़ा था, इसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए डाउट। हाँ, और एक है हेट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर के तीन अंतर होता है। देखिए आप आयन मंडल। सुनिए, बहुत बढ़िया। हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो माने जहां पर विविधता है ना, जहां पर क्या है? विविधता है, बहुत ज्यादा विविधता है। तो ये मंडल जब 80 से शुरू होकर के 640 तक जाता है तो ऐसा नहीं है ना कि एकदम एक समान रहेगा। अगर आप डीप में जाकर पढ़ेंगे, हम अभी डीप में जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, डीप में जाकर पढ़ेंगे तो इसके बीच भी बहुत सारी हेट्रोसिटी होती है, तो लोग उसको कह देते हैं। हम एक सामान्य तरीके से जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाए उसके लिए पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में जाकर नहीं। सजल मंडल मैं समझा पा रहा हूँ कुछ? ठीक है। अब हम डिटेल में जाएंगे, ज्योग्राफी थोड़े पढ़ रहे हैं उतना डिटेल में। एक औसत, एक मोटा मोटी बंटवारा हम कर रहे हैं। तो जो सबसे बाह्य मंडल, ऊपर का मंडल जो है, उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। 640 से एकदम ऊपर जाइए उसको बाह्य मंडल कहते हैं। उपग्रह वगैरह जो छोड़ा जाता है वो वहां पर छोड़ा जाता है। अब इन्होंने कहा कि सर कृत्रिम उपग्रह आयन मंडल में ही छोड़ा जाता है। ये जरूर अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने ऊंचाई पर किस उपग्रह को रखना है, ये जरूर जिस काम के लिए उपग्रह छोड़ा जा रहा है उसके लिए। तो ध्रुव पर अगर कोई चीज जानकारी लेना है, पोल पर, तो उसको 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़ते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा पर जो है
उसको 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर छोड़ते हैं। उसके ऊपर छोड़िएगा तो काम नहीं करेगा। तो ये बात है। मैं आगे बढ़ूं? सर सवाल? जो ये हाँ। मंगल ग्रह और ये सब छोड़े, वो सॉरी, ये जो मंगलयान ये छोड़े गए हैं अब तक सरकार के द्वारा, अरे ये सब क्या ये इसी मंगलयान ये उपग्रह नहीं है, वो मंगलयान मंगल मतलब पर जाने उपग्रह के लिए। मतलब नहीं जो ये हाँ। छोड़े जाते हैं जानकारी के लिए, तो ये वहीं पे ही छोड़े जाते हैं हाँ साथ हाँ में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 अच्छा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो कैसे तो इसमें ये सेट करते हैं कि इतने 36,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर पहुंच गया तो क्या होगा? ये सेट करके भेजा जाता है ना कि पृथ्वी के किस कक्षा में जाकर ये चक्कर लगाएगा, कितने ऊंचाई अच्छा। तक जाकर रहेगा। ठीक है। एक बात और समझिए, एक बात और, किसी भी चीज को एक निश्चित दूरी पर और स्पीड से फेंक देने पर, वो स्पीड शायद 614 किलोमीटर प्रति सेकंड वगैरह होता है शायद, वो गुरुत्वाकर्षण क्या 11.2 हाँ किलोमीटर। सॉरी, Escape 11 velocity, हाँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ज्यादा रफ्तार अगर कुछ आप फेंक देते हैं ऊपर, तो फिर वो नीचे वापस नहीं आएगा, वो ऊपर चक्कर लगाते रह जाएगा। ठीक है। तो उपग्रह वगैरह जो छोड़ा जाता है, जो वो उस स्पीड से ऊपर के स्पीड पर छोड़ा जाता है और वो जाकर के ऊपर ही चक्कर लगाने लगता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाता है। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। पांचों स्फीयर जो है आप याद कर पाए? पांचों स्फीयर याद कर पाए? जी सर। सबसे निचला स्फीयर का नाम क्या है? शोभमंडल। शोभमंडल। रुक जाइए, किरण कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए। सर मुझे पूछना था कि जैसे ना बुक में क्वेश्चन दिया था, जैसे आपने बताया कि ओजोन लेयर जो प्रेजेंट रहता है वो स्ट्रेटोस्फीयर के निचली सतह से लेके मेसोस्फीयर तक रहता है ना? तो बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और नन ऑफ दीज। तो सर इसमें फिर क्या हम स्ट्रेटोस्फीयर करेंगे? हाँ ठीक है सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब एक 15 किलोमीटर से लेकर के 45 किलोमीटर तक के बीच का एरिया है, वो कौन सा एरिया आ रहा है? वो कौन सा एरिया आ रहा है बताएं तो, किस एरिया में वो आ रहा है? समताप में आ रहा है ना? तो बस समताप मंडल में पाया जाता है अगर एक ही। लेकिन सच मैं कहा ना कि कोई ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद धनंजय का घर खेत शुरू हो गया और यहाँ तक किरण का खेत था। किरण का एक बीता भी अगर धनंजय जोत लिए ना, तो किरण लाठी लेके कपार फोड़ देंगे, ये वाला नहीं होता है। मतलब उतना बंटवारा एकदम ऐसा कुछ नहीं है, मिलता जुलता है ना, हमने बांटा है स्वभाव पर, प्रकृति के स्वभाव पर हमने बांट दिया है। चलिए, तो सवाल नंबर 1 बोलिएगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। कम मात्रा में गैस? CO2। CO2। -100 डिग्री तापमान कहां पर वो मिलता है? आयन मंडल में। आयन मंडल के मतलब मध्य मंडल के ऊपरी हिस्सा और आयन मंडल के निचले हिस्सा। जी सर। एक और शायद मैं उस समय ये हो गया था, स्किप हो गया था, एक और चीज पढ़िए। देखिए, ये है ये आयन मंडल और ये बहिर्मंडल। रुकिए, आयन बाह्य, यही आयन मंडल है ना? आयन मंडल है ना, बोलिए। जी सर। इसमें पहला तो बताया था ना कि तरंगे वापस आ जाती है,
इसीलिए कम्युनिकेशन संभव है। एक दूसरी घटनाएं भी होती है, उल्का पिंड का टूटना यहीं पर। अब उल्का पिंड का टूटना का मतलब ये, जैसे तारे हैं ना, टूटते हुए तारे यहीं दिखाई देते हैं। तारे जब टूटते हैं तो इसी मंडल में दिखाई देते हैं। यानी जो तारों का टूटना, ऐसे हालांकि तारा गैस फॉर्म में होता है, लेकिन तारा टूटता भी है। जो उल्का पिंड आयन और वहां के बीच में नहीं, आयन मंडल में। आयन मंडल में टूटते हुए तारों का जो दिखाई देना, वो किस मंडल में? तो आयन मंडल में। ये भी एक सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आयनिक जो आप लिख लीजिएगा। सर आपने जो अभी बताया ना, जो तारा टूटता है वो मध्यम नहीं, वो आयन मंडल में बताया आपने। एक्चुअली हाँ, आयन मंडल और मध्य मंडल, मतलब मध्य मंडल, लेकिन नहीं सर, इसमें ना मध्य मंडल ही देख रखा मैंने, साथ में ना हाँ बुक खोल नहीं, रखी है। हाँ ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए। एक्चुअली क्या है ना, वो मध्य मंडल होता है। अभी हम मध्य को नीचे से ना करके ऊपर से कर, ये है मध्य मंडल, ध्यान से मेरा, और ये है आयन मंडल, और ये है बाह्य मंडल। तो जो तारा टूटता है ना, एकदम सही बोली, तारा टूटते हुए तारे का, यहाँ पर तो तरंग है, वापस आना, तरंग वापस आती है। यहाँ पर टूटता तारा लिख लीजिए, सही है प्रिया। टूटते हुए तारों का जो क्रिया होती है वो यहाँ पर होती है, मध्य मंडल में, इस मंडल में होती है। अब मध्य मंडल के बाद का जो उसके नीचे वाला है, वो कौन सा मंडल है? मध्य मंडल के नीचे समताप मंडल। समताप मंडल, और उसके नीचे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक, एकदम। टूटता हुआ तारा यहाँ पर है, मध्य मंडल में। तो टूटता हुआ तारा या उल्का पिंड? अरे उसी को उल्का पिंड कहते हैं। जब तारे जब गैस फॉर्म में होते हैं और जो टूट जाते हैं ना, तो टूट के गिरते हैं, मतलब तो तारे टूटने की जो अधिकांश क्रियाएं होती है और गिरते हैं वो। और जब वही कभी कभी, सुनिए एक बात और बता दें, उल्का पिंड अगर पृथ्वी पर आ जाएगा ना, गिरेगा भयंकर, तो पृथ्वी धस जाएगी, पचक जाएगी कई जगहों से, बहुत बड़ा गड्ढा वड्ढा हो जाएगा, बहुत नुकसान भी हो जाएगा। जलता हुआ गिरेगा तो बहुत, एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। सर लावा यही होता है क्या? हाँ, लावा गिरता है ऊपर से। तो देखिए, इस मंडल में मतलब तारों का टूटने का जो है बहुत ज्यादा क्रियाएं होती है, इसलिए तारे टूटते हैं किस मंडल में दिखाई देते हैं? तो मध्य मंडल में, मध्य मंडल में। चलिए, सवाल मैं पूछ रहा था, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। हाँ, क्षोभ मंडल में, वही। उसके बाद बताइए, रेडियो तरंग वापस किस मंडल में आते हैं? किस मंडल से आते हैं? आयनोस्फीयर। मध्य मंडल और के ऊपरी हिस्से और आयन मंडल के निचले हिस्से का तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? CFC कहाँ से निकलता है? CFC को कंट्रोल करने के लिए, यानी ओजोन परत से संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। सबसे भारी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश कौन सा गैस
अवशोषित करता है? CO2। ठीक है, ये सब तो हो गया। ऑर्गन, रुक जाइए, रुकिए, ऑर्गन इस वायुमंडल में कितना प्रतिशत? 0.93%। 0.93%। ऑर्गन को निष्क्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। मात्रा बहुत कम है। चलिए, सबसे भारी गैस कौन सा है? CO2। बहिर्मंडल पृथ्वी के कितने किलोमीटर ऊंचाई पर मिलता है? 640 से ऊपर। किस मंडल की सीमा निर्धारित नहीं है? बाह्य मंडल रुकिए, किस मंडल की बाहरी सीमा निर्धारित नहीं है? तो बहिर्मंडल। निचली तो है ना, निचली हिस्सा तो है, अरे 640 है तो निचला हो गया, बाहर वाला ऊपर वाला निर्धारित नहीं है। तो हो गई बात इतना। और अब बताएं, हाँ कोई सवाल हो तो बताएं, मुझे आज इतना ही। हाँ, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा बस ये है कि बाह्य मंडल के अलावा में कुछ और है जो हमें पता होना चाहिए। नेट के हिसाब से, नेट यूजीसी नेट के हिसाब से और कुछ नहीं होना चाहिए पता, बस उपग्रह छोड़े जाते हैं ध्रुवीय जानकारी के लिए 7000 किलोमीटर और भूमध्य के यानी कि इक्वेटर पर की जानकारी के लिए लगभग 36,000 किलोमीटर। सर, और दूरसंचार उपग्रह भी उसी ऊंचाई पे छोड़े जाते होंगे, दूरसंचार उपग्रह। हाँ सुनिए, अब एक चीज और, जैसे मैं कहा क्षोभ मंडल, ध्यान से समझिए, क्षोभ मंडल, और मैं कहा कि 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, कहा ना, बताइए तो, बोलिए। यस सर। यस सर। लेकिन आप सोच के देखिए ना कि पृथ्वी तो ऐसे है, तो यहां से यानी और यहां से दोनों किलोमीटर बराबर थोड़े होगा, कम होगा ना, ज्यादा होगा ना। जी सर। तो हमने 18 किलोमीटर ये बताया, यानी इक्वेटर से विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर, जबकि पोल से यानी ध्रुव से 8 किलोमीटर। तो अगर ये भूमध्य रेखा से यहां से 18 किलोमीटर, पोल से 8 किलोमीटर, तो अगर ये भी सवाल मान लीजिए थोड़ा और घुमा के पूछे और थोड़ा एकदम निचोड़ के पूछना चाहे कि चलिए ये लोग को बना रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, थोड़ा एकदम और जो है ना चबोर के पूछते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, और नीचे से पूछते हैं, तो ये पूछ देगा कि पोल से यानी ध्रुव से क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर। 18 तो हम भूमध्य रेखा से बताएं। चलिए, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है क्या, कि और आगे अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी बताएं आज? कल नहीं ना, कल। अब इतना क्यों? बताइए सर। हाँ, इतना तो आज तो ज्यादा हो गया हम लोग, मुझे लगता है कि आज तो हम ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ लिए। ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी एक केक की तरह है ना, केक है ना, केक, बताइए तो, केक है ना, बोलिए ना, केक, केक है, केक है। आई केकवा को काटते हैं, ऐसे काट दें, बोलिए। तो जब ऐसे काट देंगे तो ये वाली आकृति निकलेगी। हाँ। तो देखिए, पृथ्वी का ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये तीनों तो एक नहीं है ना, अलग अलग है ना, बोलिए। अब धरती में घुसेंगे हम, धरती में घुसेंगे, अंदर जाएंगे। हाँ, ये सब है ना, तो इसकी जानकारी आज ही लेंगे लोग कि कल लेंगे? कल।
कल आज ज्यादा मान हो लीजिए जाएगा। इसको कोड कहेंगे, इसको मेंटल कहेंगे, इसको जो है कि क्रीड कहेंगे। तो ये सब चीजें कल कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। कल ये सारी चीजें जो आज आप लोग पढ़े वो याद होना चाहिए। ये सारी चीजें